Very good morning, dear students. Now, in class 11th, subject economics, we will discuss about the ordinal approach. In our last class, we have discussed about what is the ordinal approach and discussed about the assumptions of indifference curve analysis. Let a brief recall of indifference curve analysis assumptions. The first one was a monotonic behavior or rational consumer. अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था rational consumer. Rational consumer. He must not be a lunatic consumer or irrational consumer. Second अपन ने जो पढ़ा था other things must remain constant. Ceteris paribus. Ceteris paribus. थर्ड वन अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था टूवर्ड्स. दो लॉस के बारे में अपन ने बात की थी, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी पहले, एंड लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी है ना. अब इन पांचों के बारे में हालांकि अपन बात अपने पिछले वीडियो में कर चुके थे. एक थोड़ा सा जो टॉपिक यहां पर रह जाता था वो था रेशनल कंज्यूमर किसे माना जाए. तो यहां पर एक वर्ड आता है मोनोटॉनिक कंज्यूमर. कैसा होना चाहिए कंज्यूमर? मोनोटॉनिक कंज्यूमर. मोनोटॉनिक कंज्यूमर होता क्या है? क्वेश्चन जनरली एक नंबर का यही पूछ लिया जाता है, व्हाट इज मीन्ड बाय मोनोटॉनिक. तो आंसर क्या होगा? अ कंज्यूमर विल कंसीडर और विल बी कंसीडर्ड एज अ मोनोटॉनिक व्हेन ही थिंक्स दैट मोर द कमोडिटीज विल ऑफर मोर अ सेटिस्फैक्शन. ज्यादा यूनिट आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे, इसका मतलब क्या हो गया? यू आर मोनोटॉनिक. और जब तक आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तब तक आप नए नए ऑप्शंस को सर्च आउट करते जाएंगे. एग्जाम्पल समझिएगा. मान लीजिए आप 100 रुपये खर्च करना चाहते हैं. 100 रुपए में दो बास्केट ऑफ चॉकलेट्स हैं. दो बास्केट ऑफ चॉकलेट्स है, बास्केट ए एंड बास्केट बी. बास्केट ए में 80 चॉकलेट्स आपको दी जाती हैं, बास्केट बी में 100 चॉकलेट्स आपको दी जाती हैं. अब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट है, तो आप ऑब्वियस है कि कौन सी किस बंडल को प्रेफर करेंगे? यू विल प्रेफर बंडल बी ओवर बंडल ए. तो यहां पर सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? मोर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ऑलवेज विल ऑफर यू हायर सेटिस्फैक्शन. जितनी ज्यादा यूनिट्स होंगी सेटिस्फैक्शन भी उतना ज्यादा होगा. हम सब्जियां खरीदने जाते हैं बाजार में, तो जो बंदा हमें कम रुपए में ज्यादा सामान देता है हम सामान वहीं से खरीदते हैं. इसका मतलब वी ऑल आर रेशनल, वी ऑल आर मोनोटॉनिक. ठीक है. मोनोटॉनिक को इसके अलावा एक और डेफिनेशन में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है. किया जा सकता है का मतलब ये तो करेक्ट है ही है. ये क्या करेक्ट है? हायर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी विल ऑफर यू अ ग्रेटर सेटिस्फैक्शन. हायर नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी विल ऑफर यू ग्रेटर सेटिस्फैक्शन. लेकिन इसके अलावा एक एग्जांपल ये लिया जाता है. मान लीजिएगा ये 3 बंडल हैं आपके पास में. इन तीनों बंडल्स में अलग अलग 2 तरह की चॉकलेट्स हैं. चॉकलेट ए, चॉकलेट बी, चॉकलेट ए, चॉकलेट बी, चॉकलेट ए, चॉकलेट बी. ठीक है. यहां पर देखिएगा जो चॉकलेट्स हैं इसमें 9 ए चॉकलेट्स हैं, इसमें 9 बी चॉकलेट्स हैं. इसमें 10 ए चॉकलेट्स हैं, 9 बी चॉकलेट्स हैं. इसमें 9 ए चॉकलेट्स हैं, इसमें 10 बी चॉकलेट्स हैं. और लास्ट एक बॉक्स और लेते हैं जिसमें ए बी चॉकलेट है, जिसमें 10 चॉकलेट्स हैं. अब हमारे वाले हिसाब से बताइए सबसे ज्यादा चॉकलेट किस बॉक्स में है? चौथे डब्बे में है. इसका मतलब आप मोनोटॉनिक होने के नाते कौन सा बंडल प्रेफर करेंगे? लास्ट बंडल. कौन सा बंडल प्रेफर करेंगे? लास्ट बंडल. अब एक और डेफिनेशन कहते हैं व्हेन वी कंपेयर नंबर ऑफ बंडल्स विद ईच अदर वी विल ऑलवेज प्रेफर दैट बंडल इन विच वन goods unit or unit of a one good must not be lesser than the another one.
ये जो 10 है वो किसी और से कम नहीं होना चाहिए। 9 से कम नहीं है, 10 से कम नहीं है, 9 से कम नहीं है। मस्ट नॉट बी लेसर देन द अदर बंडल्स। एट द सेम टाइम द अदर वन मस्ट बी इन द ग्रेटर नंबर्स। ये इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है और इससे कम भी नहीं है। तो सीधा सा मतलब क्या हो गया? द बंडल विच ऑफर्स यू, द बंडल which offers you set of two goods in which unit of one commodity is more than the units held with the other bundles. Other bundles. At the same time, at the same time, the units of second commodity, second गुड लिख दो कमोडिटी को, सेकेंड गुड मस्ट नॉट बी लेसर देन द अनदर वन, लेसर देन द अनदर वन, दूसरे वाले से कम भी नहीं होनी चाहिए। इसे भी मोनोटॉनिक कहा जाता है। अगर आप ये प्रिपेयर कर सके तो बहुत अच्छा है, अगर आप प्रिपेयर ना कर सकें तो आप सीधा सा क्या मतलब याद रखेंगे मोनोटॉनिक का? हायर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ गुड विल ऑलवेज ऑफर ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। जहां पर गुड्स ज्यादा होंगी वहां पर सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसे ही क्या कहा जाता है? मोनोटॉनिक कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, पीपीसी इसके आईसी के प्रॉपर्टीज की, इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज की बात करेंगे अभी। देखिएगा, अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी लिखी जाती है, ये लिखी जाती है इट स्लोप्स डाउनवर्ड। इट स्लोप्स डाउनवर्ड। स्लोप्स डाउनवर्ड का रीजन क्या आता है? एज द कंज्यूमर्स satisfaction level must remain constant. Thus, when he increases the consumption of units of a good, he must sacrifice the units of another good। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए आप चपाती और राइस
दोनों का कंजम्पशन करते हैं। अगर आपने चपाती ज़्यादा खानी है तो राइस कम खाएंगे, और अगर राइस ज़्यादा खाने हैं तो चपाती कम खाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आईसी डाउनवर्ड स्लोप करता है। कैसे करता है वो देखिएगा, ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस। यहां पर अगर आप राइस ले लेते हैं और यहां पर आप चपाती ले लेते हैं, ठीक है, तो जब आपने चपाती ज्यादा खानी है तो राइस की मात्रा कम होगी, चपाती कम करेंगे तो राइस की मात्रा बढ़ जाएगी। राइस का अगर कंजम्पशन ज्यादा करते हैं तो चपाती का कंजम्पशन कम हो जाएगा, और राइस अगर और कंज्यूम करने लगेंगे तो चपाती और कम हो जानी है। तो ये हमेशा क्या करेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग में करवाएगा आपका। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इसकी शेप सर कॉन्वेक्स क्यों आती है, उसके बारे में अपन अपने सेकंड पॉइंट में बात करेंगे। इसकी शेप कॉन्वेक्स आती है उसके बारे में अपन अपनी सेकंड प्रॉपर्टी में बात करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, ये स्लोप करता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड स्लोप ये भी होता है, डाउनवर्ड स्लोप ये भी होता है, डाउनवर्ड स्लोप ये भी होता है। इस शेप को अपन कॉनकेव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव। इसे स्ट्रेट, ठीक है, और इसे अपन कहते हैं कॉन्वेक्स। ऐसी कोई शेप नहीं हो सकती कंजम्पशन के रिगार्डिंग, यानी कि अगर आप सेटिस्फैक्शन लेवल कांस्टेंट रहना चाहते हैं या रखना चाहते हैं तो दोनों भी गुड का कंजम्पशन बढ़ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। गुड्स आपस में एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट या इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं, यानी कि ग्रेटर सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए आपको कोई गुड नहीं मिल सकती। तो अब अपन कहें कि इस तरह की कंडीशन आईसी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल हैं। ये दोनों कंडीशन पॉसिबल कब है, ये तो कब है जब गुड्स आपस में इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हो, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो। और ये कंडीशन पॉसिबल कब है, जब गुड्स आपस में एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो। एग्जाम में क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, व्हेन कैन द आईसी बिकम डाउनवर्ड स्ट्रेट। आईसी आपका डाउनवर्ड स्टेट कब आएगा, तो आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, व्हेन द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। अब दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ लूं, जनरली होता भी यही है। जनरली होता क्या है कि आईसी बिकम कॉन्वेक्स एट द ओरिजिन। आईसी आपका कॉन्वेक्स ही आता है। आईसी की शेप क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है। तो उसका कारण क्या होता है, ड्यू टू इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ गुड्स, ड्यू टू इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ गुड्स। इसके बारे में भी अभी बात करते हैं अपन। एक बार ये मिटा दूं ना, अपन ने क्या लिखा है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। तो अपन क्या लिखे, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट रहना चाहिए। अब अगर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट रहेगा तो वो अगर एक गुड के कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो दूसरे गुड का कंजम्पशन ऑटोमेटिकली उसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये स्लोप करेगा डाउनवर्ड। ये पहली प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। इट बिकम्स IC becomes convex at the origin। इसका सीधा सीधा कारण क्या होता है, ड्यू टू डिमिनिशिंग marginal rate of substitution, rate of substitution, due to diminishing marginal rate of substitution, IC becomes convex at the ओरिजिन। सीधा सा आंसर दे दिया इसका, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब अगला पॉइंट यहां आता है कि सर ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो पहले समझिएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें देखिएगा, द रेट एट विच units of a good
is sacrificed to consume an additional unit of another good. इसको तो कहा जाता है MRS। इसको तो क्या कहते हैं? MRS। यानी अपन एक गुड की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के लिए अपनी एग्जिस्टिंग गुड की जितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर देते हैं उसे ही MRS कहा जाता है। अपने लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कशन किया था चाय और कॉफी को लेकर के। तो कॉफी एक बढ़ाने के लिए चाय जितनी छोड़नी पड़ती है, शुरुआत में अपन ने 4 चाय 3 छोड़ी, फिर 3 चाय छोड़ी, फिर 2 चाय छोड़ी, फिर 1 चाय छोड़ी, तो वो जो चाय आपने छोड़ी पीनी वो आपने सेक्रीफाइस किया। उसी सेक्रीफाइस को यहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब बात ये आती है भैया ये डिमिनिश ही क्यों करता है? तो डिमिनिशिंग MRS का कारण क्या था? डिमिनिशिंग MRS, इसका रीजन क्या है? एज द गुड्स आर imperfect substitutes of each other, thus the consumption of another goods units will lead less and less sacrifice with the units of existing good। मतलब नहीं समझ में आया इसका मतलब समझने के लिए अपन एक छोटी सी टेबल अपनी वो जो पुरानी वाली टेबल थी उसको दोबारा बना लेते हैं ऊपर कि भाई ये कहना क्या चाहता है कि MRS डिक्लाइन ही क्यों करता है, MRS डिमिनिश ही क्यों करता है, उसका रीजन क्या है। उसके रीजन को समझने के लिए अपनी पिछली वाली जो टेबल थी अपन ने टी एंड कॉफी बनाई थी, तो ये टी एंड कॉफी दोबारा बना लेते हैं। यहां पर टी एंड कॉफी अपन ने यहां पर सेट्स लिए थे, ये सेट ABCD। अपन ने कहा कि ये 10 चाय पीता था, 1 कॉफी पीता था। अपन ने कहा कि इससे 1 कॉफी और पिलाई, यानी कि 2 कॉफी हो गई। इसने सेक्रीफाइस कर दिया, मान लेते हैं 3 चाय का, ये 7 पर आ गया। इससे 1 चाय और पिलाई थी अपन ने 3 यूनिट्स की, इसने सेक्रीफाइस किया इस बार 2 यूनिट्स का, यानी कि ये हो गया 5। अपन ने इसे 1 चाय और पिला दी, इस बार इसने सेक्रीफाइस किया केवल 1 यूनिट का। तो यहां पर जब आप एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करते जाते हैं तो क्योंकि दोनों एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट हैं तो सही, लेकिन इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। जो चाय पीने वाला है वो कॉफी पी तो लेगा, लेकिन उसे उतना टेस्ट नहीं मिलेगा जितना टेस्ट उसे टी में मिलता था। तो वो सेक्रीफाइस कर तो देता है, लेकिन वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं करेगा। उसकी टेंडेंसी जो है गिव अप की, वो हमेशा क्या करती जाएगी? फॉल करती जाएगी। ही ऑलवेज प्रेफर टू गिव अप लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग गुड। अब देखिए कैसे MRS निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस अपॉन गेन, लॉस अपॉन गेन, यानी कि डेल्टा, यहां पर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा कॉफी। ठीक है, फर्स्ट लेवल पर ये चेंज नहीं कंप्यूट करेंगे। सेकेंड लेवल पर क्योंकि अपन ने चेंज यहां से करना शुरू किया, ये तो आपका एग्जिस्टिंग कंजम्पशन था। अब अपन कहते हैं यहां लॉस कितना हुआ, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको? 3 यूनिट्स टी की आपको छोड़नी पड़ी, जबकि कंजम्पशन कितना हुआ? खाली एडिशनल कंजम्पशन कितना हुआ? 1 यूनिट का। तो 3/1 आ गई वैल्यू 3। नेक्स्ट सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको 2 यूनिट्स का, तो ये 2 यूनिट का सेक्रीफाइस। गेन कितना हुआ? 1 यूनिट का गेन, यानी कि 2। और लास्ट आपने यहां पर सेक्रीफाइस किया 1 यूनिट और गेन भी आपका
1 यूनिट का, तो ये आ गया आपके पास में 1। ठीक है, ये आपका एमआरएस डिक्लाइन करता है। अब एमआरएस डिक्लाइन करता है तो देखिए ग्राफ कैसा बनता है आपका, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ओ एक्स एक्सिस, ये ओ वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपन यहां पर अपनी एग्जिस्टिंग गुड ले लेते हैं। कंजम्पशन अपन कॉफी का बढ़ा रहे हैं तो यहां पर कॉफी ले लेते हैं, यहां पर टी ले लेते हैं। ले लूं टी, ये कॉफी है आपकी। अब अपन कहते हैं कि भाई जब टी की 10 यूनिट्स कंज्यूम होती थी तो कॉफी 1 यूनिट पे था, ये 1। इसको यूं कर दूं प्लॉट, ये 1 यूनिट। फिर आपने अगर एडिशनल यूनिट यानी कि कॉफी की एक और यूनिट का कंजम्पशन किया तो टी पहुंच जाता है 7 पर, यानी ये कर्व आ गया आपका यहां पर। थर्ड देखिएगा, एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम की, इस बार सेक्रीफाइस 2 यूनिट का हुआ, ये आपने ये ग्राफ बना दिया। उसके बाद में एक और एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन किया, सेक्रीफाइस केवल 1 यूनिट का हुआ। अब एक बार के लिए यहां पर आप इसको प्लॉट कीजिएगा कि डायग्राम आता कैसा है आपका। ये कर्व आपका कुछ ऐसा आएगा, दिस वन इज MRSXY, या IC लिख दूं इसको, इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व। अब एक बार के लिए इनको नाम देते हैं X Y Z। ये तो इनिशियल कंजम्पशन लेवल था आपका। इस लेवल पर आने के लिए ये तो आपको लॉस सेक्रीफाइस करना पड़ा, ये आपका गेन, ये आपका सेक्रीफाइस, ये आपका गेन, ये आपका सेक्रीफाइस, ये आपका गेन। तो गेन तो हर एक कॉम्बिनेशन पर कांस्टेंट है आपका। इसको भी नाम दे देते हैं अपन PQR, इसको नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, अब अपन कहें कि X जो सेट है उस X सेट पर आने के लिए आपको जो सेक्रीफाइस करना पड़ा, इसे नाम दे देते हैं O, दे देते हैं O। ठीक है, X सेट पर आने के लिए आपको गेन तो हुआ PX का और सेक्रीफाइस करना पड़ा OP का। सेक्रीफाइस कितना है? OP का सेक्रीफाइस हुआ और गेन कितना हुआ? PX का, 1 यूनिट का। इसी तरीके से Y कॉम्बिनेशन पर आने के लिए सेक्रीफाइस कितना हुआ? आपने T छोड़ दी, कितनी यूनिट छोड़ दी? 2 यूनिट छोड़ दी ना, तो इसे यहां पर नाम लिख दें XQ। XQ का आपने सेक्रीफाइस किया और गेन कितना हुआ? QY। QY का आपको गेन हुआ। इसी तरीके से Z कॉम्बिनेशन पर आने के लिए आपको चाय तो छोड़नी पड़ेगी, कॉफी का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो चाय छोड़नी पड़ेगी, तो सेक्रीफाइस हो गया आपका Z पर आने के लिए YR और ये आपका गेन हो गया RZ, है ना। अब अगर मैं यहां पर वैल्यूज रखना चाहूं तो मैं वैल्यूज रख देता हूं। OP की वैल्यू क्या है? देखिए OP, इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है? 3। 10 में से माइनस किया 7, 3। और PX की वैल्यू 1, ये 1। यही काम XQ में देखिएगा, ये XQ सेक्रीफाइस कितना? 2 यूनिट्स का, ये 2। और QY गेन कितना? 1 यूनिट का, 1। यही काम Z पर आने के लिए देखिएगा, सेक्रीफाइस कितना? 1 यूनिट, 1। और RZ कितना? 1। तो इसे मैं सिंबॉलिकली लिखना चाहूं तो मैं यूं लिख दूं कि X इज ग्रेटर देन Y इज ग्रेटर देन Z, यानी कि आपका जो MRS है वो डिक्लाइन कर रहा है। आपने उस ग्राफ पर भी इसे ही प्लॉट किया है।
आज की इस वीडियो में अपन केवल अपनी इन दो प्रॉपर्टीज के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। आपको इन दोनों प्रॉपर्टीज को रिकॉल करना है, उसके रिमेनिंग प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।